Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the machine cycle. You people must know about the CPU before learning the machine cycle. That CPU is actually the central processing unit. We have already discussed it in very detail. So the central processing unit contains two components like ALU and CU. Arithmetic logic unit and control unit. And we also know that CPU is the brain of computer, and ALU performs all the arithmetic and logical operations, whereas the control unit performs all the controlled functions in the CPU, or you can say that it manages the CPU very well. So all the control exists in the control unit, and all the arithmetic and logical operations are performed in ALU. This is a preview of CPU. So today we are going to discuss the machine cycle. Machine cycle is actually you can say that it is a sequence of actions. Sequence of actions performed by the processor, definitely CPU. एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं जिसको आपका सीपीयू परफॉर्म करता है, जिसको प्रोसेसर परफॉर्म करता है, और वो सीक्वेंस क्या होता है उसको हम बोलते हैं मशीन साइकिल. अब इसमें 4 स्टेप्स होते हैं. मशीन साइकिल में 4 स्टेप्स होंगे: फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोरिंग. देयर आर 4 स्टेप्स इन द मशीन साइकिल, एंड मशीन साइकिल इज एक्चुअली a sequence of actions performed by the processor to execute each instruction. कंप्यूटर हर वही काम करता है ना जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती हैं. अगर कोई इंस्ट्रक्शन उसको दी जाएगी तो कंप्यूटर उसी को फॉलो करेगा. जब तक हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो कोई भी काम करने के काबिल नहीं होता. कंप्यूटर डमी मशीन होता है, लेकिन जब हम उसको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं तो वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करता है, हमारे रिक्वायर्ड टास्क को कंप्लीट करता है. सो इंस्ट्रक्शन को आप कमांड भी बोल सकते हैं. जब हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा कि प्रिंट की कमांड हो सकती है, आप कुछ राइट डाउन करना चाहते हैं, आप सेव करना चाहते हैं, आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, ये एक जनरल सी आपके पास कुछ एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं. इनको आप इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में कंप्यूटर को समझाएंगे. ठीक है. सो मशीन साइकिल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास सीक्वेंस में कुछ एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, और वो एक्शंस क्यों परफॉर्म हो रहे होते हैं? ताकि किसी भी एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा सके. और वो 4 एक्शंस होते हैं. नंबर 1 इज फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोरिंग. अब इसका सीक्वेंस में बात करने का मकसद ये है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कर सकते कि डिकोडिंग पहले हो जाए, फैचिंग बाद में हो, स्टोरिंग पहले हो जाए, एग्जीक्यूशन बाद में हो. द सीक्वेंस मस्ट बी फॉलोड. इट्स सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड computer follows this instructions very well. It follows the sequence very well. We cannot change the sequence in machine cycle. So first of all we will learn what is fetch. Fetch means to get, लाना, कहीं से कुछ इंस्ट्रक्शन फेच करना. एक्चुअली सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेमोरी में होती हैं. ठीक है. मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम इसका फर्स्ट एक्शन कहेंगे जो कि फेच है, और ये मेमोरी से क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा. और कौन फेच करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा. अब सिनेरियो आपके सामने ये है कि मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में बहुत सी इंस्ट्रक्शंस एग्जिस्ट करती हैं. आपने सबसे पहले अगर उस इंस्ट्रक्शन से कोई काम लेना है, यू हैव टू फेच दैट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी टू द CPU. यू हैव टू फेच द मेमोरी. आपने उस मेमोरी को उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करना है, और ये काम आपका कंट्रोल यूनिट करता है. कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट करेगा. दूसरा स्टेप है डिकोड करना. डिकोड मीनिंग्स के वो इंस्ट्रक्शंस क्या काम करना चाहती है. कंट्रोल यूनिट ये डिकोड करेगा, ये जानेगा कि उस इंस्ट्रक्शन ने क्या काम परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल हो सकता है उसने एडिशन करनी हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो, या प्रिंट करना हो, या कुछ भी. वो कमांड या इंस्ट्रक्शन किस टास्क से रिलेटेड है, वो क्या काम परफॉर्म करना चाहती है, ये जानेगा कौन?
डिकोड एक्शन में कंट्रोल यूनिट ये फाइंड आउट करेगा कि आपका जो भी एक्शन परफॉर्म होने जा रहा है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन ने क्या काम करना है। तो इस तरह से CU डिटरमिन करने के बाद उस डेटा को ALU के थ्रू मेमोरी से ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, मेमोरी में जो भी डेटा एग्जिस्ट करेगा जो कि उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा वो मेमोरी से ALU में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो अपना रिक्वायर्ड टास्क कंप्लीट कर ले। तो फैच और डिकोड दोनों कंट्रोल यूनिट ने परफॉर्म किए। एग्जीक्यूट, अब तीसरा एक्शन है एग्जीक्यूट। उसमें ये होगा कि डिकोडिंग हो चुकी है, फैचिंग हो गई है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया। डिकोड करने के बाद अब ये पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन ने करना क्या है, उसका रिक्वायर्ड डाटा भी ALU में ट्रांसमिट कर दिया गया। अब नेक्स्ट काम है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में यह है कि जो रिक्वायर्ड डाटा था और जो एक्शन परफॉर्म करना है वो एक्शन अब परफॉर्म कर दिया जाए। ठीक है, तो CPU फाइनली एग्जीक्यूट करता है उस इंस्ट्रक्शन को और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो ALU परफॉर्म करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन कौन करेगा परफॉर्म? ALU। अब लास्ट प्रोसेस जो हमारे पास आ जाता है वो है स्टोरिंग का, और इसका मीनिंग ये होता है कि आपने जो भी एक्शन परफॉर्म किया उसके अगेंस्ट जो भी रिजल्ट आया है उसको मेमोरी में स्टोर करवाना है, उसको मेमोरी में राइट डाउन करवाना है। दैट इज एक्चुअली द स्टोरिंग। ये स्टोरिंग हो गया। सो मशीन साइकिल के 4 स्टेप्स हैं जो कि सीक्वेंस में फॉलो करना जरूरी है: फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोरिंग। फैच जो आपके पास प्रोसेस है, फैच में इंस्ट्रक्शन को गेट किया जाएगा। कहाँ से? मेमोरी से। कहाँ पे किया जाएगा? CPU में। कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। नंबर 2 डिकोड। डिकोड में यह है कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसके बारे में जाना जाएगा कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन का क्या है, वो टास्क जो इंस्ट्रक्शन ने परफॉर्म करना है वो कौन सा है, इसको डिकोड कौन करेगा, इसको कंट्रोल यूनिट डिकोड करेगा। जब पता चल जाएगा कि इंस्ट्रक्शन ने क्या काम परफॉर्म करना है तो उससे रिलेटेड जो डाटा होगा वो ALU में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? मेमोरी में डाटा एग्जिस्ट करेगा होता है, वहां से ALU में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। इसका मतलब है ये पहले 2 काम जो है कंट्रोल यूनिट ने करने हैं। फिर एग्जीक्यूट है। एग्जीक्यूट में ये है कि आपके एग्जीक्यूशन होगी, अब एक्चुअली डाटा भी मौजूद है और इंस्ट्रक्शन भी डिकोड हो चुकी है, जो काम भी जो टास्क भी परफॉर्म करना है वो परफॉर्म किया जाएगा और इसको ALU परफॉर्म करेगा। फिर स्टोरिंग है। तो स्टोरिंग में ये है कि जो भी आपके पास उस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आया है, उस डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट आया है आप उसको मेमोरी में राइट डाउन करते हैं। दैट इज एक्चुअली द स्टोरी। तो ये आपके पास स्टोरिंग है। इस तरह से इन ऑपरेशंस को कलेक्टिवली आप ये चारों के चारों ऑपरेशंस जो परफॉर्म करें इसको कलेक्टिवली मशीन साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और जो पहले 2 स्टेप्स हैं फैच एंड डिकोड, उसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू फैच द इंस्ट्रक्शन एंड टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन टाइम और I टाइम, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंड स्टोर द instruction is called execution time or E time. Now we will discuss the system clock. System clock is an electronic component and it generates electrical signals at a very fast speed. हर सिस्टम में एक सिस्टम क्लॉक होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और जनरेट क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। और डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लॉक्स हो सकते हैं, लेकिन होते वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही हैं और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो जनरेट करते हैं उनकी स्पीड वेरी कर सकती है सिस्टम टू सिस्टम। और इस सिस्टम क्लॉक का काम क्या होता है कि इसने कंट्रोल करना है सारे फंक्शंस को। किसके फंक्शंस को? कंप्यूटर के फंक्शंस को। कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होंगे उन सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करेगा। और किस तरह से करेगा? बाय यूजिंग द क्लॉक टिक्स। ये जो सिस्टम क्लॉक है इसकी जो टिक्स होंगी, मतलब जिस तरह से हमारा एक क्लॉक है वो टिक करता है, 1 मिनट में 60 टिक्स होती हैं उसकी, तो इसी तरह से क्लॉक टिक्स की बेस पे उनको यूज करते हुए ये सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। ये उस तरह से उनकी स्पीड को मैयर करेगा, उनके प्रोसेस को मैयर करेगा। सो क्लॉक टिक्स को यूज करेगा। सो
system clock is actually an electronic component and it generates electrical signals in very fast speed. और क्या करता है, कंट्रोल करता है सारे कंप्यूटर के फंक्शंस को by using its ticks. ये जो सिस्टम क्लॉक की टिक्स होती हैं इसको हम क्लॉक साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किसी भी सीपीयू की स्पीड को सेट करती हैं। देखा जा सकता है कि डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं तो उनकी सीपीयू की स्पीड्स डिफरेंट होती हैं। किसी सिस्टम की स्पीड अच्छी है, किसी सिस्टम की स्पीड अच्छी नहीं है, तो इट मीन्स के उसके प्रोसेसर की स्पीड अच्छी है या उसके प्रोसेसर की स्पीड अच्छी नहीं है। तो प्रोसेसर की स्पीड एक्चुअली हम सिस्टम क्लॉक के थ्रू मेजर करते हैं, सिस्टम क्लॉक की टिक्स के थ्रू हम उसकी स्पीड को मेजर करते हैं या सेट करते हैं। और एक कंप्यूटर का जो सिस्टम क्लॉक है वो मिलियंस टू बिलियंस टाइम्स एक सेकंड में टिक करता है, ठीक है। एक सेकंड में बिलियंस मिलियंस जो है वो टिक्स कर सकता है। अब सीपीयू जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है उसकी स्पीड, उसको हम क्लॉक, द स्पीड एट विच द सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड और क्लॉक रेट। वो स्पीड जिससे सीपीयू इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, हम कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में एक सीपीयू कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, उसको उसकी क्लॉक स्पीड या क्लॉक रेट भी बोलते हैं। अब प्रोसेसर की स्पीड मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं, एक मेगाहर्ट्ज है और एक गीगाहर्ट्ज है, ठीक है। हर्ट्ज का मीनिंग ये होता है कि आपके पास एक सेकंड में कितने मशीन साइकिल्स परफॉर्म हुए। एक सेकंड में मशीन साइकिल मतलब एक सेकंड में कितनी दफा फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर हुआ। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये एक साइकिल है। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, दिस इज वन साइकिल। और इस तरह के कितने साइकिल एक सेकंड में परफॉर्म करता है, और उसका मीनिंग हर्ट्ज होता है कि हर्ट्ज मीन्स मशीन साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने मशीन साइकिल्स हुए उसको हम हर्ट्ज बोलते हैं। Megahertz is a millions of cycles per second. Gigahertz means a billions of cycles per second. अगर एक प्रोसेसर है और वो 3 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि 3 बिलियंस मशीन साइकिल्स पर सेकेंड वो उसकी रेट है। उसका रेट क्या है? 3 बिलियंस मशीन साइकिल्स पर सेकेंड। द पावर ऑफ सीपीयू, एक सीपीयू कितना पावरफुल है उसको डिटरमिन करने के लिए हम उसकी स्पीड से उसको रिलेट करते हैं, ठीक है। एक प्रोसेसर की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, एक प्रोसेसर जितनी ज़्यादा स्पीड से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा उसकी पावर भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर किसी दो प्रोसेसर्स को हम कंपेयर करें और जिसमें से एक की जो है प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है और दूसरे की कम है, तो जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है उसकी पावर भी ज्यादा होगी और जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम है उसकी पावर भी कम होगी। सो ये चीजें आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेनी है। और गीगाहर्ट्ज और हर्ट्ज और बाकी उसके अलावा क्लॉक टिक्स क्या होती हैं, क्लॉक रेट क्या होता है, सिस्टम क्लॉक क्या है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लेना।